स्केलिंग कराने से दांतों की ऊपर वाली लेयर जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और स्केलिंग कराने से दांत हिलने लग जाते हैं। स्केलिंग कराने से दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है और स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये सब कुछ आपने सुना होगा। आज हम इसके बारे में बहुत खुल के ओपनली बात करेंगे कि आखिर इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। क्विकली पहले समझ लेते हैं कि स्केलिंग होती क्या है। स्केलिंग में हम आपके जो दांत हैं और आपके गम्स जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं, आपको अपने माउथ में इनका जंक्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये मिल रहा होता है दांत और गम, उस वहाँ पे एक गंद की एक लेयर तय जमना शुरू हो जाती है, उसको हम रिमूव करते हैं। इसको हम स्केलिंग कहते हैं। ये एक बड़ी माइनर से इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्केलर कहते हैं उससे की जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी शार्प नहीं होता, वो जस्ट वाइब्रेट करता है। हाँ, उसकी आवाज़ ऐसी आती है इंसान को लग रहा होता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई कुछ कट रहा है या कुछ ट्रिम हो रहा है। हालांकि ना वो काट रहा होता है ना ही वो ट्रिम कर रहा होता है, वो जस्ट वाइब्रेट कर रहा होता है और उस लेयर को आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव कर रहा होता है, बड़े सॉफ्टली एंड जेंटली। अगर तो आप अर्ली 30s तक आ गए और आपने आज तक स्केलिंग नहीं करवाई तो आप बगैर टाइम ज़ाया किए अभी डेंटल क्लिनिक में जाएं और अपने दांतों की सफाई करवा लें, स्केलिंग करवा लें। अगर तो आपने पूरी ज़िंदगी स्केलिंग नहीं करवाई और आपकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 से 40 साल से भी ऊपर आप हो गए और आपने ज़िंदगी में कभी स्केलिंग नहीं कराई, तो फिर उससे कराने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इतने अरसे से वो जो लेयर जम रही होती है आपके दांतों और मसूड़ों के दरमियान में, वो 15-16 साल की उम्र से ही जमना स्टार्ट हो जाती है और उसको वैसे तो स्केलिंग के थ्रू जितना जल्दी हो सके स्केलिंग करवा लेनी चाहिए और रेगुलरली साल में कम से कम एक दफ़ा स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर तो नहीं करवाई तो वो लेयर जमती जाती है और आपके मसूड़ों को और हड्डी को, जिसमें दांत पड़ा होता है, मसूड़ों और हड्डी दोनों को वो गलाना शुरू कर देती है और उनका लेवल जो है वो कम होता रहता है और दांत की जो रूट्स हैं वो एक्सपोज होती रहती हैं क्योंकि मसूड़ा और हड्डी को वो लेयर गलाती जाती है। लेकिन एक पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता क्योंकि जैसे जैसे वो मसूड़े और हड्डी को गलाती जाती है वैसे वैसे वो दांतों के ऊपर जमती भी जाती है, तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके मुंह में कितना बड़ा डैमेज चल रहा है। साथ साथ ये जो लेयर होती है, जो पथरी की लेयर होती है प्लैक एंड कैलकुलस की, इसके अंदर जरासीम होते हैं और वो जहरीले मादे टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो कि मसूड़ों और बोन को और ज़्यादा गलाना शुरू कर देते हैं और मसूड़ों को रेड कर देते हैं। इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जब बोन भी गल जाती है और मसूड़ा भी गल जाता है, ये दोनों गल जाते हैं, इस स्टेज को हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन इस स्टेज तक भी बहुत से लोग अनअवेयर होते हैं। इस केस के अंदर जब हड्डी नीचे जा चुकी होती है, मसूड़ा नीचे जा चुका होता है, तो वो जो लेयर होती है पथरी की वो दांतों के अंदर भी घुसना शुरू कर देती है, दो दांतों के बीच में, और दांतों के अंदर गैप क्रिएट करना शुरू कर देती है या खला क्रिएट करना शुरू कर देती है और दांतों के अंदर गैप आ जाता है। लेकिन उसका भी पेशेंट को इस वजह से पता नहीं चलता क्योंकि जैसे जैसे वो गैप क्रिएट कर रही होती है वैसे वैसे वो उस गैप के अंदर जमा भी हो रही होती है, तो इंसान को फील ही नहीं होता। इस स्टेज पे अगर एक पेशेंट आके डेंटल क्लिनिक में स्केलिंग कराएगा फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इतनी गंद जमा होने के बाद, तो स्केलिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है उस गंदी लेयर को, उस पथरी को उतार देना। इसके अलावा स्केलिंग का कोई रोल नहीं है। अब जब वो लेयर उतरेगी और दांत एक्सपोज होंगे इतने साल बाद, जो वो लेयर जमी थी जब वो उतरेगी तो नीचे मसूड़ा और बोन तो नीचे जा चुकी होगी, तो दांतों की रूट्स नंगी हो चुकी होंगी। तो अब आपको पता है क्या होगा, अब पेशेंट को ठंडा गर्म लगेगा। और जहाँ तक बात रही दांतों के हिलने की, तो यस, अगर बहुत ज़्यादा पथरी जमी हुई थी तो दांत उस वक्त नहीं हिल रहे थे क्योंकि इस पथरी ने दांतों को पकड़ा हुआ भी था। अब जब वो पथरी उतरेगी, प्लैक एंड कैलकुलस सारा उतर जाएगा, तो दांतों की तो सपोर्ट ही इतनी नीचे जा चुकी है। सपोर्ट दांतों की क्या थी, गम्स और बोन, उसको तो पथरी कहा गई, दांतों को तो पथरी ने पकड़ा हुआ था। अब जब वो दांतों की पथरी उतरेगी या प्लैक एंड कैलकुलस, वो जब कैलकुलस की लेयर उतरेगी, तो ज़ाहिरी बात है दांतों में मूवमेंट भी आ चुकी होगी। लेकिन अगेन इसमें स्केलिंग का कोई कसूर नहीं है, ये स्केलिंग को लेट करने की वजह से, और लेट नहीं काफ़ी लेट, और यही हिलने से लोग समझते हैं कि शायद दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट में बात करते हैं कि स्केलिंग से जो दांतों की ऊपर वाली लेयर है वो उतर जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये सरासर गलत है। आप स्केलिंग अर्ली एज में करवाएं या लेट स्टेजेस में करवाएं, दांतों की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, और इनेमल हमारी बॉडी में हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब बोन से भी ज़्यादा हार्ड। तो वो जस्ट एक माइनर से प्रोसीजर से, जिसने जस्ट थोड़ा सा वाइब्रेट करके इस पथरी की लेयर को उतारना है, वो स्ट्रक्चर को कैसे डैमेज कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रेगुलर डेंटल स्केलिंग करवानी चाहिए। अगर आप स्केलिंग बहुत लेट करवाते हैं तो तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जितनी ज़्यादा वो लेयर जमी हुई होगी उतना ही बाद में दांत कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। इसीलिए आप अपनी स्केलिंग रेगुलर करवाते रहें, साल में कम से कम एक दफ़ा स्केलिंग करवा लिया करें, कम से कम आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप एक जनरल डेंटल चेकअप करवा लिया करें।
जनरल डेंटल चेकअप करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक डेंटिस्ट बता देगा कि अभी आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो करवा लें, नहीं ज़रूरत तो आप 6-7 महीने डिले कर लें, उसके बाद करवा लें। लेकिन इतना डिले करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लेयर कभी भी ब्रश से नहीं उतरती। आप जितना मर्जी ज़ोर ज़ोर से ब्रश करें, ये लेयर सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग के प्रोसीजर से ही उतरती है। उम्मीद है आपको मेरी बातें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दें फ्रॉम तैयब डेंटल क्लिनिक। अल्लाह हाफिज़।